हेलो स्टूडेंट, मैं धीरेन्द्र शुक्ला फिर से बायोलॉजी की क्लास लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें सेकंड लेसन पढ़ाया जा रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस लेसन में आप लोगों ने पढ़ा पुष्प की संरचना, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, उसमें पहले भाग को पढ़ा, दूसरे भाग को पढ़ा, तीसरे भाग एंड्रोसियम को पढ़ा। एंड्रोसियम के अंतर्गत आप पुमंग की संरचना पढ़ी, फिर उसमें लग बीजाणुओं का कैसे निर्माण होता है, जनन होता है, उसको पढ़ा। पराग की संरचना पढ़ी, पराग के क्या कार्य होते हैं ये पढ़ा आपने। फिर चौथा भाग आपने पढ़ा जायांग स्त्री केसर को पढ़ा, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को पढ़ा। बीजांड को पढ़ा, बीजांड की संरचना पढ़ा, बीजांड के प्रकार को आपने पढ़ा। अब निषेचन, जनन की क्रिया कैसे होगी, इसके लिए निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के पहले होता है परागण की क्रिया। अब आज हम आपको परागण की क्रिया बताएंगे, निषेचन की क्रिया बताएंगे। इस वीडियो में ये लेसन समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझना है। वीडियो लंबा होगा, फिर से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको बहुत आराम से समझना है। बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं परागण की क्रिया। पॉलिनेशन क्या होता है? कहा गया है नर पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागकण। अब नर पुष्प किसको कहेंगे? नर पुष्प का भाग कौन सा है? ये पुमंग, पुंकेसर। तो नर पुष्प के पराग कोश, ये क्या है? पराग कोश, एंथर, पराग कोश। तो नर पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागकण जब मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यहां से निकलता है, इसका स्फुटन होता है, फूटते हैं, यहां से निकला, मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचा, और इसी क्रिया को हम कहते हैं परागण की क्रिया कहते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया कहते हैं। तो हम कह सकते हैं नर पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागकण जब मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। अब परागण कितने प्रकार का होता है? तो परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। स्वपरागण ऑटोगैमी, परपरागण जेनोगैमी। तो परागण दो प्रकार का होता है, परपरागण, स्वपरागण और परपरागण। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वपरागण किससे कहते हैं, ऑटोगैमी किससे कहते हैं। तो नर पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागकण जब उसी पुष्प के या उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प पर पहुंचता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं परपरागण। या हम इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं, पराग कोश के स्फुटन से पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण के लिए कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या है? पहली शर्त होती है द्विलिंगता। कोई पुष्प हो वो द्विलिंगी हो। द्विलिंगी मतलब नर भाग और मादा भाग एक पुष्प में हो, तो उसको कहते हैं द्विलिंगता। जब एक पुष्प में होगा तो यहीं से परागकण निकलेगा, इसी पुष्प पर पहुंचेगा। द्विलिंगता, नर पुष्प हो और मादा पुष्प दोनों हो, नर भाग हो और मादा भाग दोनों हो, जब यहां से परागकण निकलेगा तो इसी पहुंचेगा। तो द्विलिंगता होनी चाहिए। नेक्स्ट होती है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता क्या होता है?
एक ही समय पर नर भाग और मादा भाग परिपक्व हों। अगर कोई पहले परिपक्व हो जाता है, कोई बाद में परिपक्व होता है, तब स्वपरागण नहीं हो पाएगा। दोनों एक समय पर अगर परिपक्व हो तभी स्वपरागण की क्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता कुछ पौधों में कुछ विशेष प्रकार से परागण की क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया होती है, वो है अनुन्मील्यता। उसके अंतर्गत दो परागण होते हैं, उन्मील परागण और अनुन्मील परागण। उन्मील परागण और अनुन्मील परागण होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। उन्मील परागण अनुन्मील परागण को कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उन्मील परागण क्या है? जो पुष्प हमेशा खिले हुए होते हैं, जो पुष्प हमेशा खिले हुए होते हैं, उनमें परागण की क्रिया जब होती है तो उनको हम कहते हैं उन्मील परागण कहते हैं। हमेशा विकसित खुले हुए होते हैं, उनके कोरोला हमेशा खुले हुए हों तो उसको कहते हैं उन्मील परागण कहते हैं। सामान्य पुष्प एक सामान्य पुष्प की तरह होते हैं, जिसके पुष्प हमेशा खुले होते हैं, उनमें परागण क्रिया होती है तो उसको कहते हैं उन्मील परागण। ध्यान रखना। दूसरा होता है बी टॉपिक है, बी वाला है अनुन्मील परागण। अनुन्मील परागण क्या होता है? कुछ पुष्प हमेशा कलिकावस्था में रहते हैं, हमेशा कली बनाए होते हैं, हमेशा कलिकावस्था में होते हैं तथा कभी कभी अनावृत होते हैं। और वो कैसे होंगे? द्विलिंगी होंगे। उसके वर्तकाग्र और पुंकेसर पास पास स्थित होंगे। तो इनमें जब परागण की क्रिया होगी तो इसको अनुन्मील्यता कहेंगे और इस प्रकार के पुष्प को अनुन्मीली पुष्प कहेंगे। ब्लिस्टोगेमस, ब्लिस्टोगेमस, इसको ब्लिस्टोगेमस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, कुछ पुष्प हमेशा कलिकावस्था में होंगे, खुले नहीं होंगे, लेकिन इनके नर पुष्प और मादा पुष्प पास पास हों और इनके बीच जब परागण की क्रिया होगी तो इसको हम कहेंगे अनुन्मील्यता। इसको हम कहेंगे अनुन्मील्यता कहेंगे और इस प्रकार के पुष्प को हम कहेंगे अनुन्मील पुष्प। ऐसे पुष्प को अनुन्मील पुष्प कहेंगे। आप समझ रहे होंगे। फिर स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं? स्वपरागण के लाभ क्या होंगे? पहला लाभ है कि परागकण कभी नष्ट नहीं होंगे। यहां निकला यहीं गिरा, ज्यादा नष्ट नहीं होंगे। दूसरा है रोग प्रतिरक्षा में कमी आएगी। अगर इसमें कोई रोग नहीं है तो रोग प्रतिरक्षा में कमी आएगी, बाहरी कोई परागकण नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है उत्पादन व गुणों में कमी आएगी। हाँ, ये चीज है, जो गुण वाला ये होगा, यही गुण वाला जो नया संतत उत्पन्न होगा वही होगा। लेकिन धीरे धीरे गुण कम भी होते जाएंगे, उसमें कमी ह्रास होती जाएगी। हानि, ये हानि थी। दूसरी हानि है नए लक्षण नहीं आते हैं, कोई नया लक्षण नहीं आएगा, रोग प्रतिरक्षा में कमी आएगी, ये हानि था। लाभ क्या होते हैं इसके? परागकण नष्ट नहीं होते और शुद्ध वंशक्रम पाए जाते हैं। जैसा ये होगा उसी प्रकार इसके नए संतत उत्पन्न होंगे। पहला था स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। परपरागण क्या है? पराग कोश के स्फुटन से, पराग कोश के स्फुटन से पराग कणों का उसी जात के अन्य पादपों के पुष्प के वर्तकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। दूसरे पौधे पर कोई पुष्प हो, यहां से निकला और दूसरे पुष्प के पौधे पर पहुंचा तो इसको हम कहते हैं परपरागण की क्रिया कहते हैं।
तो फिर से सुन लीजिए परिभाषा, पराग कोश के स्फुटन से पराग, फिर से देख लीजिए, फोन आने लगा। पर परागण किसे कहते हैं? पराग कोश के स्फुटन से पराग कणों का उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। एक पौधे में इसके पराग कोश से, एक पौधे में जो पुष्प था उसके पुंकेसर के पराग कोश से परागकण निकला, और दूसरा पौधा है उस पर पुष्प है, उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। परपरागण के कुछ साधन होते हैं। परपरागण कितने प्रकार से होते हैं? पहला है वायु द्वारा परागण। वायु द्वारा परागण कुछ पौधों में होता है, वायु द्वारा परागण होता है। परागकण निकला, हवा द्वारा अलग पहुंचा, वायु द्वारा परागण। दूसरा है जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागण होता है। जल द्वारा परागण कैसे होता है कि कुछ जलीय पौधे होते हैं और जलीय पौधों के में पुष्प पाए जाते हैं। उस पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलता है और जल में गिरता है, और जल में गिरता है तो वो बह करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो इस प्रकार की क्रिया जल परागण हो जाती है। नेक्स्ट होता है जंतु द्वारा परागण। जंतु के द्वारा परागण कुछ परागण है, कीट परागण और पक्षी परागण। कीटों द्वारा परागण होता है। कुछ कीट होते हैं एक पुष्प के पुंकेसर पर बैठे, वहां से परागकण उसके शरीर पर चिपक गए, दूसरे पुष्प पर पहुंचे, उसके वर्तिकाग्र पर जाकर के छोड़ आए, परागण की क्रिया हो गई। कुछ पक्षी होते हैं, कुछ पक्षी हैं जो पराग कोश को, परागकण को खाते हैं। ये पक्षी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं और परागकण को छोड़ते रहते हैं। इस प्रकार पर परागण की क्रिया होती रहती है। पर परागण में कुछ प्रजनन की व्यवस्था होती है, जिसको वही प्रजनन भी के नाम से समझते हैं। कैसे इस प्रजनन की क्रिया होती है? वही प्रजनन क्या होता है? एक प्रकार से हम कह सकते हैं पर परागण ही वही प्रजनन है। क्यों है? क्योंकि दूसरे पौधे के पुष्प से, यानी बाहरी जात से जब परागकण पहुंचते हैं तो उनमें जो परागण की क्रिया होती है ये पर परागण होता है। जंतुओं में वही प्रजनन भी कह सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है, किस लिए वही प्रजनन होता है? वही प्रजनन इसलिए होता है क्योंकि जब पुष्प एक लिंगी होगा तभी वही प्रजनन होगा। दूसरे पुष्प से परागकण आएंगे। विषम काल पक्वता होगा, अलग अलग समय पर पक रहे हैं। अगर अलग अलग समय पर नर और मादा भाग पक रहे हैं तब इसमें बाहरी जात, उसी जात का दूसरे पुष्प से, दूसरे पौधे से परागण क्रिया होगी। एक लिंगाश्रयी, अगर पौधे पर जब कोई पौधा है उस पर केवल एक लिंगी वाले पुष्प उत्पन्न हो रहे हैं तब इसमें वही प्रजनन की क्रिया होगी। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृत्रिम परागण। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। कृत्रिम परागण क्या है? कृत्रिम परागण की वह क्रिया है जब किसी मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा परागण की क्रिया कराई जाती है तो उसको कहते हैं हम कृत्रिम परागण कहते हैं। अब मनुष्य द्वारा नए गुण उत्पन्न करने के लिए, अच्छे गुण उत्पन्न करने के लिए, जैसे आगे टॉपिक में पढ़ोगे आप, अनुवांशिकता पढ़ोगे। अनुवांशिकता में ग्रेगर जहान मेंडल ने एक प्रयोग किया था कि लंबे मटर का पौधा और बौने मटर का पौधा, इनके बीच क्रॉस कराया था। तो जो शुद्ध वंश प्राप्त करना था, इनको लंबा पौधा लाना था, तो बार बार इन्होंने इसके बीच क्रॉस कराया और उनको लंबा पौधा उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार अच्छे गुणों को लाने के लिए जब मनुष्य द्वारा परागण की क्रिया उत्पन्न कराई जाती है तो इसको कहते हैं कृत्रिम परागण कहते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं कि जो पुंकेसर हैं
पुंकेसर को तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। हाँ, ये भी समझिए, पुष्प से पुंकेसर को अलग करना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, विपुंसन, विपुंसन कहलाता है। पुष्प से पराग कोश को पुंकेसर को अलग कर, पुष्प से पुंकेसर को अलग कर देना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। अब कृत्रिम परागण कैसे करता है कि इसको अलग कर देता है। किसी अच्छे पुष्प, अच्छा गुण वाला जो गुण आपको लेना है, वो गुण वाले पराग को से पराग कर लाते हैं और ब्रश से चिपका लाते हैं और इस पर छिड़क देते हैं। और छिड़कने के बाद क्या करते हैं? ये सारे भाग को हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, ये सारे भाग को अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं और एक प्लास्टिक की थैली द्वारा इसको ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं? क्योंकि दोबारा कोई परागकण वर्तिका इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना आ पाए, इसलिए इसको किसी प्लास्टिक के कवर से इसको ढक देते हैं और धीरे धीरे ये भाग बढ़ता रहता है और जो सीड होंगे उसको अलग उगाएंगे तो उस गुड़ वाला पौधा उत्पन्न होगा। अब क्या है ये कि कृत्रिम परागण की क्रिया करने के बाद, सारे अंग को तोड़ने के बाद, जब प्लास्टिक के थैले द्वारा पुष्प को ढका जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं बैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैगिंग। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। विपुंसन क्या है, बैगिंग क्या है? विपुंसन पुष्प से पुंकेसर को अलग कर देना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। और बोरावस्त्र क्या है? कृत्रिम परागण कराने के उपरांत प्लास्टिक के थैले द्वारा पुष्प के भाग को ढक देना ही, जिससे वह परागण की क्रिया न होने पाए। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वस्त्रावरण अथवा बैगिंग क्रिया कहते हैं। ये था कृत्रिम परागण था। आगे हम आपको पढ़ाएंगे स्त्री परागकण, स्त्रीकेतर संकर्षण या निषेचन। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? नर युग्मक कहाँ पाया जाता है? पुंकेसर। मादा युग्मक अंडकोशिका। नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं अथवा संलयन कहते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन अथवा संलयन की क्रिया कहते हैं। ये था निषेचन की परिभाषा। अब निषेचन की क्रिया कैसे होती है आप समझिए। इस पराग कोश से परागकण निकला, कोशिका निकला, परागकण निकले, पराग कोश से परागकण बाहर हुए। इसमें पाया गया दुई कोशिकाएं, मैंने पहले परागकण में बताया। कायिक कोशिका, कायिक कोशिका और दूसरा था जनन कोशिका। अब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पाए जाते हैं जनन छिद्र पाए जाते हैं, मैंने पहले बताया था, जनन छिद्र पाए जाते हैं। अब ये निकला यहाँ से, यहाँ वर्तिकाग्र पर गिरा। अब इसमें विभाजन क्रिया हुई, सूत्री विभाजन हुआ तो दो जनन कोशिकाएं बन गई, दो जनन कोशिकाएं बनी। और जब दो जनन कोशिकाएं बन गई, जनन कोशिका को जनन केंद्र, जनन कोशिका बनी, इस पर गिरी। अब क्या हुआ कि ये अंकुरित हो गए। जो ये जनन कोशिका से
दो पराग कणों का निर्माण हुआ, दो पराग कण बन गए। अब जब दो पराग कण बने तो वर्तिकाग्र पर गिरे, इसके बाद इसके बीच अंकुरण होता है। अंकुरण होने के बाद इसी जनन छिद्र से पराग नली बनती है। यहाँ पर गिरा और पराग नली, जनन छिद्र से पराग नली अंकुरण हुआ तो पराग नली निकला, और पराग नली से ये धीरे धीरे अंकुरण इसका पहुंचता गया। कहाँ पर पहुंचा? भ्रूणकोश में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भ्रूणकोश में पहुंचा। अब एक परागकण की कोशिका, ये जो बीच में है मैंने पहले बताया था, इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। इसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। इसको क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं। इसको कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। ये इस दोनों कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इसको हम क्या कहते हैं? अंड कोशिका। बीच वाला जो है अंड कोशिका। अंड कोशिका जो होगा वो अगुणित होगा, यन। अब क्या होगा कि जब ये अंकुरित हुआ तो ये पराग नलिका बनाई, तो पराग नलिका पहुंची अंड कोशिका में, भ्रूण कोशिका में पहुंची, भ्रूण कोशिका में पहुंची। और भ्रूण कोशिका में पहुंची तो एक कोशिका द्वितीयक केंद्रक से मिली, और एक मिली किससे? अंड कोशिका से। एक मिली अंड कोशिका से। इस प्रकार ये जब दो पराग कण, एक अंड कोशिका और दूसरा द्वितीयक कोशिका से जब मिलता है तो इसका जब दो बार मिलन हुआ, इस प्रकार दो बार मिलने की क्रिया को हम कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहरा निषेचन पूछा जाता है कि जब परागकण वर्तिकाग्र से अंकुरित हुए और पराग नलिका का निर्माण कराए तो वो परागकण, एक परागकण अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से मिलता है। इस प्रकार परागकणों का दो बार मिलन हो रहा है। इस दो बार मिलन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। अब क्या हुआ कि ये जब ये मिले तो क्या बना? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बनी, PEN बना। इसका पूरा नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। और फिर जब ये इससे मिला तो ये बना द्विगुणित युग्मनज का निर्माण किया। द्विगुणित 2n का निर्माण किया। 2n का निर्माण किया, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण किया। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष बनाए। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनी, भ्रूणपोष का बनी। और जो भ्रूणपोष था ये कैसा था? त्रिगुणित था। कैसा था? त्रिगुणित था। क्यों त्रिगुणित था? इसमें दो केंद्रक हैं और एक n वो पहुंचा तो ये त्रिगुणित था, 3n हुआ। इस प्रकार परागकण का द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण जब किया तो इस क्रिया को हम कहेंगे त्रिसंलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिसंलयन कहेंगे। बहुत ध्यान सुनिए। परागकण का जब द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित से संलयन की क्रिया हुई तो ये क्या बना है? प्राथमिक भ्रूण कोशिका जो भ्रूणपोष का निर्माण कराए, वो भ्रूणपोष जो थे वो त्रिगुणित थे। इस प्रकार त्रिगुणित भ्रूणपोष के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन की क्रिया कहते हैं। तो दोहरा निषेचन आपने समझा,
तो ये संलयन की क्रिया समझिए। अब ये जो भ्रूणपोष था, द्विगुणित युग्मनज बनाया, द्विगुणित युग्मनज भ्रूण का निर्माण किया। अब ये जब भ्रूण का निर्माण किया तो ये भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है, इसको भोजन प्रदान करता है, और भोजन प्रदान करता है तो इस प्रकार भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और ये था निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया में आपने पढ़ा निषेचन क्या है, तो नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन की क्रिया को निषेचन की क्रिया कहते हैं। कैसे निषेचन हुआ, मैंने बताया कि परागकण पहुंचे, उनमें अंकुरण क्रिया हुई, पराग नलिका बनी, पराग नलिका दोनों परागकण एक द्वितीयक केंद्रक से एक अंडकोशिका से मिले। जब ये दो बार मिल रहे हैं तो इसको दोहरा निषेचन। ये क्या बनाया, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भ्रूणपोष बना 3n वाला त्रिगुणित। इस क्रिया को हम क्या कहें, त्रिसंलयन। ये भ्रूण बनाया, द्विगुणित बनाया 2n वाला। कैसा बनाया, 2n वाला, और ये इसको भोजन प्रदान किया। ये प्रकार, इस प्रकार निषेचन की क्रिया समाप्त हुई। नेक्स्ट टॉपिक है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या है, ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिषेक फलन क्या इसे कहते हैं, बिना निषेचन के ही फल के निर्माण को की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। बिना निषेचन के ही फल के निर्माण को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर और केला, इसमें बीज नहीं पाया जाता, सीड नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है अनिषेक जनन, दोनों में अंतर है, ध्यान सुनिए। अनिषेक फलन बिना निषेचन के ही फल का निर्माण को अनिषेक फलन। अनिषेक जनन बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण को, बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक दो टॉपिक और है, आप समझ लीजिए, बस इसके बाद लेसन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है असंग जनन। नेक्स्ट टॉपिक है असंग जनन। किसे कहते हैं, असंग जनन। असंग जनन क्या है, कुछ पौधे जो होते हैं बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न कर लेते हैं, बिना निषेचन के ही बीज को उत्पन्न कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं असंग जनन। नेक्स्ट टॉपिक है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। धन्यवाद। ये टॉपिक आज, ये लेसन समाप्त हो गया है। आज आपने पढ़ा परागण, परागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण, इसके लाभ और हानि को पढ़े, इसमें किस प्रकार से परागण होता है, इसकी शर्तें क्या हैं, आपने इसको पढ़ा। कृत्रिम परागण को पढ़ा, इसके अंदर कर बैगिंग पढ़ा, विपुंसन पढ़ा, उसके बाद निषेचन की क्रिया पढ़ी, जिनमें आपने दोहरा निषेचन पढ़ा, त्रिसंलयन पढ़ा, भ्रूणपोष पढ़ा और भ्रूण पढ़ा। इतना आपको इस लेसन में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर उपस्थित होऊंगा नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।